मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को देखा जाए और आप आज की जो करंट अफेयर्स के जो सबसे प्रमुख बिंदु हैं वो है ऑस्कर अवार्ड 2021 जो कल रात को घोषित किया गया है। 93rd ऑस्कर अवार्ड था और ऑस्कर अवार्ड जो है आपके परीक्षाओं के लिए टारगेटेड प्रश्न होते हैं, इसीलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा जो मैं आज देने जा रहा हूँ और इसे कॉपी में भी ज़रूर नोट करते जाइए। चलिए पहला आते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। यह मिला नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड जो है छाया रहा इस बार। चलिए अगला अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए, यानी कि किस फिल्म में उन्होंने रोल किया था, द फादर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को। नोमैडलैंड को ही मिला है इस तरीके से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी, ठीक है, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले अवार्ड की ओर चलते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो मिला है डेनियल कलूया को मिला है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए, ठीक है। सपोर्टिंग एक्टर को भी आप लोगों को याद कर लेना है, सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस। अगला देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। एक्टर देख लिया आपने, एक्ट्रेस को देखिए, यह मिला है यू जंग योन को मिनारी नामक फिल्म के लिए। मिनारी जो है बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ये जो अवार्ड मिला है कौन सा म्यूजिक के लिए, फाइट फॉर यू, और ये एल्बम है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा। जुडास एंड द ब्लैक मसीहा को पहले भी एक प्राइज मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक अवार्ड किन्हें मिला है। मैंक के लिए मिला है, यह मिला है मेसर चमिट्स को, मेसर चमिट को, ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक अवार्ड, सिनेमेटोग्राफी वाला भी आता है प्रश्न। आगे देखते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला, तो ये अवार्ड मिला माई ऑक्टोपस पिक्चर्स। माई ऑक्टोपस पिक्चर्स को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला देखते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, ठीक है, ये प्राइज मिला है सॉल को, SOUL सोल, आत्मा। ये अगला अवार्ड को देखते हैं बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। यह अवार्ड जो मिला है इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू, इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू। और भारत की ओर से बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए बिट्टू को भेजा गया था जो नामांकित भी नहीं हो पाया, यानी कि अंतिम 5 में भी नहीं पहुंच पाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आता है ऑस्कर का, उसको जान लेते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए जो एक पुरस्कार दिया जाता है, यह मिला है डेनमार्क के एक फिल्म अनदर राउंड का। अगर भारत की ओर से बात की जाए तो जल्लीकट्टू को भेजा गया था भारत की ओर से। मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, जिसका जो है नामांकन नहीं हो पाया, यानी कि अंतिम 5 स्थानों में भी स्थान नहीं बना पाया। आमिर खान की फिल्म लगान का एक बार नामांकन हुआ था अंतिम 5 में। ये देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो यह मिला चूलू जौ को, ठीक है, चूलू जौ किस फिल्म के लिए मिला है, और यह मिला है जो फिल्म है नोमैडलैंड, ठीक है। तो इस ढंग से देख रहे हैं नोमैडलैंड का जो है वर्चस्व इस बार रहा ऑस्कर अकादमी प्राइज में 93rd वाले में। चलिए अब कुछ और करंट अफेयर्स पर हम लोग देख लेते हैं। इसरो के द्वारा गगनयान पर दृष्टि रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है और इसका लागत होगा 800 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आज हम लोग करंट इश्यूज में चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चमोली से कुछ दुखद समाचार आ रही है झारखंड के लिए, क्योंकि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा वर्क के लिए झारखंड से बड़ी मात्रा में श्रमिकों को ले जाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के होते हैं। तो 12 मजदूरों की भूस्खलन के कारण मौत हो गई है, जिसमें 11 झारखंड से थे और इसमें भी पश्चिम सिंहभूम और खूंटी के अधिकांश मजदूर थे। बहुत ही दुखद है। झारखंड सरकार को उचित मुआवजा इन मजदूरों को देना चाहिए, साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी। ये अगले प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता अमिताभ घोष की नई पुस्तक कौन सी है जिसे उन्होंने कोरोना काल में लिखा है, तो यह पुस्तक है द लिविंग माउंटेन, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है जो भी पुस्तकों का जो मैं करंट अफेयर्स में रेगुलर डाला करता हूँ उससे आप लोग नोट करके रखिए, ये आने वाले परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। स्पेस एक्स के द्वारा किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, ठीक है। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि 3 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वापस आए हैं और कुछ लोगों को और भेजा जाएगा।
तो जो अंतरिक्ष यात्री वापस आए थे उनकी जगह को भरने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से भेजा गया है। अभी लगभग 6 माह तक वहाँ रहेंगे और शोध का कार्य करेंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज पर बात कर लेते हैं जो पिछले 1 दिनों में चर्चा में रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक डाटा रिले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। देखिए नाम सब याद रखिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी में सब काम देगा। डाटा रिले सैटेलाइट। सूत्रों का कहना है कि यह सैटेलाइट गगनयान अभियान को लॉन्च किए जाने के बाद उसके साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। गगनयान आप जानते हैं महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का, इसरो का, जिसके माध्यम से भारत के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। ठीक है, तो उस पर मॉनिटरिंग रखेगा। कौन रखेगा? डाटा रिले सैटेलाइट, उसी को भेजा जा रहा है। यह सैटेलाइट गगनयान अभियान के आखिरी चरण से ठीक पहले जो है अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। क्लियर? बता दें कि आखिरी चरण में भारत पहली बार गगनयान के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजने का प्रयास करेगा। यानी कि जब अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा उससे पहले ही डाटा रिले सैटेलाइट को भेजा जाएगा। गगनयान अभियान का पहला चरण इसी साल दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। पहला चरण, आखिरी चरण नहीं, जिसमें गगनयान बिना अंतरिक्ष यात्रियों के आसमान में जाएगा। पहले अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे। ठीक है, सूत्रों ने कहा कि हमने अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है जो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले डाटा रिले सैटेलाइट की जगह काम करेगी। सूत्रों ने आगे कहा कि इसके लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी जा चुकी है, जो मैंने अभी जस्ट करंट अफेयर्स में दिया, और काम भी शुरू कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अपने मानव अंतरिक्ष अभियानों में अपनी ही एक डाटा रिले सैटेलाइट का उपयोग करता है। यानी कि अमेरिका भी यही करता है। तो एक प्रोसेस है मानव को भेजने से पहले कि डाटा रिले सैटेलाइट को भेजना जरूरी है। इस कारण पड़ रही है ज़रूरत। क्यों पड़ रही है? पिछले महीने इसरो के चेयरमैन के इस अभियान के लिए ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से वार्ता की थी और इस संदर्भ में जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसके चलते गगनयान के सिग्नल साफ तरीके से नहीं मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे में डाटा रिले सैटेलाइट इस परेशानी को दूर करने में सहायक होगा। ठीक है, यानी कि जो भी समस्या थोड़ा बहुत आता है गगनयान भेजने के बाद, ठीक है, तो उन समस्याओं को दूर करेगा डाटा रिले सैटेलाइट और अंतरिक्ष में भारत के मानव को भेजने का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या है डाटा रिले सैटेलाइट? अंतरिक्ष की कक्षा में मौजूद कोई भी सैटेलाइट तब तक पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन को जानकारी नहीं भेज सकता जब तक उसे ग्राउंड स्टेशन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। यानी कि जो भी जानकारी भेजना है उसके लिए ग्राउंड स्टेशन दिखना भी चाहिए उस सैटेलाइट को। ऐसे में एक डाटा रिले सैटेलाइट कक्षा में मौजूद सैटेलाइट की जानकारी को आगे भेजने में मीडिएटर का कार्य करता है। समझ गए ना? ये जो ग्राउंड स्टेशन है और जो आपका सैटेलाइट है उसके बीच ये मीडिएटर का वर्क कर रहा है। यह सैटेलाइट अन्य सैटेलाइटों का डाटा 24 घंटे रिकॉर्ड करता रहता है, डाटा रिले सैटेलाइट, और पृथ्वी पर भेजता रहता है ग्राउंड स्टेशन तक। इस कारण डाटा रिले सैटेलाइट छोड़ने के बाद पृथ्वी पर अतिरिक्त ग्राउंड स्टेशनों के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो एक मुख्य ग्राउंड स्टेशन है उससे काम चल जाता है। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच अरब सागर में रविवार से 3 दिन का वारगेम शुरू हो गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति से बढ़ रही चिंता के बीच इस संयुक्त अभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। चीन पर दबाव बनाने के लिए दोनों देशों के द्वारा वरुण युद्धाभ्यास इस 19वें संस्करण की अहमियत का अंदाज फ्रांस के इस दल को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें उसका परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाले और आतंकी संगठन IS के खिलाफ अभियान चलाने में माहिर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ठीक है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG भी शामिल है। फ्रांसीसी दूतावास ने युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद कहा, वरुण अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों और प्रतिबद्धता की झलक को प्रदर्शित करेगा। यह अभ्यास जो है 1983 में शुरू हुआ था और इसमें जो था उद्देश्य जो इसका था, भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक सहयोग और दोनों देशों के मुक्त
खुले और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास। फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाले अपने आप में बेहद खास और बहुत ही ताकतवर है। करीब 20 राफेल लड़ाकू विमानों को ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा और भी कई विमान और हेलीकॉप्टर्स को और कई हथियारों को यह अपने में रख सकता है अपने ऊपर, और कई डॉल्फिन हेलीकॉप्टर इस पर है। और इस युद्धपोत का वजन जो है 42,500 टन है, जो एफिल टावर से करीब 4 गुना ज़्यादा वजन है। इसे चलाने के लिए 1200 लोगों का क्रू है, जिसमें 15.5% महिला कर्मचारी हैं। आइए जानते हैं कि पहले इनकार करने के बाद अमेरिकी प्रशासन किस तरह से कोरोना के मुद्दे पर भारत का हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके लिए आंतरिक रूप से, यानी कि अमेरिका में आंतरिक रूप से और बाहर की भारत की तरफ से भी और कुछ अन्य देशों के द्वारा भी अमेरिका पर भारी दबाव बनाया गया था, उसके बाद ही तैयार हुआ है। भारी दबाव के बाद बाइडेन प्रशासन कोरोना महामारी में भारत के लिए प्रभावी मददगार कदम उठाने के लिए तैयार हो गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिकी सांसदों ने भारत के हालात पर चिंता जताई थी और अमेरिका द्वारा कोविड-19 टीके के कच्चे माल के भारत को निर्यात पर लगाई रोक हटाने की मांग की गई थी। माना जा रहा है कि यदि बाइडेन प्रशासन भारत की मदद को आगे नहीं आता तो उसकी साख को बड़ा धक्का लग सकता था। कोरोना से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ से भेजी जाने वाली पहली खेप में कोविशील्ड टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के अलावा कोरोना रैपिड जांच किट, वेंटिलेटर और कुछ अन्य चिकित्सीय उपकरण तथा अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट जैसे सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत को ऑक्सीजन उत्पादन और उससे जुड़ी सप्लाई भेजने के विकल्प पर भी तैयार हो गया है और इसकी तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा कि वाशिंगटन ने महामारी से निपटने में भारतीय विशेषज्ञों की मदद करने के लिए अपने सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और यूएस एजेंसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के विशेषज्ञों की एक टीम को भारत भेज रहा है। एमिली ने कहा कि महामारी के शुरुआती दौर में अमेरिका के अस्पतालों के संकट में फंसने के दौरान भारत ने मदद की थी, उसी तर्ज पर अमेरिका भी ज़रूरत के समय भारत की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए, याद तो आया अमेरिका को, ठीक है, कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन के लिए किस तरह से ट्रंप ने न सिर्फ शुरू में आग्रह किया था बल्कि बाद में धमकी भी दिया था, और भारत सरकार, भारतीय जनता और यहाँ के मीडिया की आलोचना सहते हुए भी इस दवाई को भारत सरकार ने भेजा था। बाइडेन के चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा रही भारतीय अमेरिकी सोनल शाह ने बताया है कि वह भारत में अपने परिवार के 5 सदस्यों को खो चुके हैं और जो हालात हैं, अगर वे मानवता के लिए अभी संकट नहीं बने हुए हैं तो जल्द ही बनने वाले हैं। यानी कि उनका अंदाज है कि भारत में स्थिति और ख़राब हो सकती है। अमेरिकी सरकार को तत्काल कुछ करना होगा। यह महामारी अन्य देशों में ही फैल सकता है, यानी कि भारत तक ही नहीं रहेगा, दूसरे देशों तक भी यह पहुंच सकता है। इधर अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के जेफ एम स्मिथ ने कहा है कि 2020 के आखिर में जब न्यूयॉर्क और अमेरिका के कई हिस्से महामारी के विकट हालात से जूझ रहे थे, भारत ने मदद को आगे आकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन देने की सामग्री के निर्यात पर रोक हटा दी थी भारत ने। इसके लिए भारत में सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उसने भारत अमेरिका की मदद के लिए कदम उठाया था। आज अमेरिका के पास करीब 7 करोड़ टीके एक्स्ट्रा उपलब्ध हैं, जिसका बड़ा हिस्सा वह ज़रूरत वाले देशों को निश्चित रूप से भेज सकता है। सही ही कहा गया है इस थिंक टैंक के द्वारा, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, कहीं से गलत नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के निकट नीति घाटी के समीप हिमस्खलन में 12 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और इसमें 11 झारखंड के हैं, जो शुरू में बताया गया था। बताया गया है कि हिमस्खलन के समय मौके पर मौजूद सीमा सड़क संगठन के मजदूर काम कर रहे थे और कुछ लोग तो मारे गए, लेकिन 384 लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस तरीके से आज का जो है करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। आप लोग जुड़े रहें, करंट अफेयर्स के क्लासेस यहाँ निरंतर दिए जाएंगे। साथ ही जेपीएससी पेपर 1 और जेपीएससी पेपर 2 वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। निकट भविष्य में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी और जेएसएससी सीजीएल के हिंदी क्लासेस
जो हैं प्रगति पर हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर NCERT की साइंस के लगभग 750 क्वेश्चन कक्षा 8 तक के लिए दिए जा चुके हैं। कक्षा 8 में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। कक्षा 9 और 10, क्लास 9 और 10 समाप्त होते ही NCERT समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी और NCERT के सब्जेक्ट को वहाँ शुरू किया जाएगा। आप लोग ज्वाइन करें और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। यह चैनल आपका है, ठीक है, इसके विकास में आपका सहयोग जो है अपेक्षित है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।